हेलो साथियों, मैं डीके त्रिवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, इस क्लास में हम आप बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ आपके लिए रस। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रस के बारे में ना। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ सुझाव है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया आप जब वीडियो को देखा करिए तो पूरा देखा करिए, ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए ना। बहुत से बच्चों से कमेंट आता है या सूचना आती है कि क्लियर नहीं आ पाता। मैं आपको बता दूं कि घर गांव में होने के नाते यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है केवल आपके लॉकडाउन के ज्ञान के लिए है। वैसे हम संस्था में आपको मिलते रहेंगे ना। लॉकडाउन खत्म होगा तो आप संस्था में आओगे तो आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा। ये बच्चों के लिए कि जो घर में बैठे हुए हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी करिए ना, और जल्द ही इस क्वालिटी को सुधारा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है रस। रस में हम लोगों को बात करना, रस से क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप सब ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए ना। तो आज का आपका टॉपिक क्या है? रस। हम लोग पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। यहाँ से देखिए, आज की जो ये क्लास है इसमें हम रस के पहले आपको परिभाषा समझना है, रस की उत्पत्ति के बारे में जानना है, रस के कहने का मतलब पूरा का पूरा फंडामेंटल्स को आपको समझना है। तब उसके बाद हम रस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रस के अंग से भी क्वेश्चन आता है, रस के परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, और रस को पहचानने के लिए आता है। और रस, प्रत्येक रस जो है उनके अस्थाई भाव को भी जानना है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांशतः आपके अस्थाई भाव ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप पढ़ने का चल रहे हो रस टॉपिक को, हम आप पढ़ रहे हैं रस के बारे में। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पिछली बार यूपीपी का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आप सबके यहाँ आया हुआ था कि रस किस धातु से बना हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो रस किस धातु से बना हुआ है, इन सारी चीजों को समझना है। तो अगर क्वेश्चन आता है, आप पढ़ रहे हो रस के बारे में कि रस किस धातु से बना हुआ है, तो आप बताओगे रस जो है वो आपका श्री धातु से। किससे साथियों? रस जो है वो आपका श्री धातु से बना हुआ है। चलिए, आपने कह दिया रस जो है वो श्री धातु से बना हुआ है। अगर देखा जाए कवियों के अनुसार तो भरत मुनि जो थे, अगर हम बात करें तो भरत मुनि जो है इनको रस का संस्थापक माना जाता है। भरत मुनि को हम लोग रस का संस्थापक मानते हैं। और भरत मुनि ने जो रस का उल्लेख किया, उनकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। क्या है साथियों? उनकी पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र है। उन्होंने रस का उल्लेख जो किया, किसमें किया? नाट्य शास्त्र में किया। आप पढ़ो रस के बारे में। हमने कहा रस जो है वो श्री धातु से बना हुआ है, और रस का संस्थापक या रस का जनक अगर देखा जाए तो हम लोग किसे कहते हैं? भरत मुनि को कहते हैं। और भरत मुनि जो है इन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया। अब इस भरत मुनि के अनुसार अगर परिभाषा देखी जाए कि भरत मुनि के अनुसार समझिएगा परिभाषा क्या है ना। रस की परिभाषा इन्होंने क्या दिया? भरत मुनि ने कहा मित्रों की विभाव होता है हमारा ना। उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और भैया आपका क्या? संचारी भाव से क्या होता है? रस की निष्पत्ति होती है। संचारी भाव जो है इन सभी से मिलकर के क्या होता है? रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा यहाँ पे कि भरत मुनि ने परिभाषा दिया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की उत्पत्ति। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन हुआ कि रस किस धातु से बना, तो आपने बताया रस जो है ये आपका श्री धातु से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि भरत मुनि को हम लोग रस का जनक या रस का संस्थापक माना जाता है, और इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का क्या किया? उल्लेख किया। भरत मुनि के अनुसार परिभाषा आपने पढ़ा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। ये आपने जान लिया। क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, बहुत बार आता है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में साथियों ध्यान देना, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब भरत मुनि ने अपने रस की परिभाषा में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया। इतनी चीजें समझ में आ गई।
तो आपने पढ़ा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। अगर आमतौर पे परिभाषा देखा जाए, अब आप बात करो रस के बारे में। रस का मतलब होता है कि कोई पाठक होता है और श्रोता होते हैं। आप कह सकते हो कोई मान लीजिए श्रोता ही है या पाठक है, कोई पाठ को पढ़ने वाला है। तो जब हम कभी कभी किसी भी काव्य खंड को पढ़ते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई भावनाएं उत्पन्न होती हैं ना। अगर देखा जाए तो अगर कभी कभी आप कोई काव्य खंड को पढ़ते होंगे तो आपको लगता है कि इसमें गुस्सा का वर्णन है, या कभी कभी कोई काव्य खंड पढ़ते होंगे तो आपको लगता है कि इसमें दुख का वर्णन है, क्रोध का वर्णन है, घृणा का वर्णन है। तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से, अगर रस की परिभाषा देखी जाए तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से अथवा सुनने से, किसी भी काव्य खंड को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद का मतलब जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो इस रस का मतलब अगर देखा जाए तो रस का मतलब ही क्या होता है भैया, आनंद होता है। समझ में आ गया? जो आप आनंद किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से प्राप्त करते हो, तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम आप क्या कहते हैं, रस कहते हैं। समझ में आ गया? तो रस भरत मुनि के अनुसार अगर परिभाषा के बारे में जानोगे तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। और अगर वैसे परिभाषा हम आप समझें तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होगी वह हमारा क्या होता है, रस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि रसों की संख्या होती है। क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि रसों की संख्या होती है। अगर पूछे कि रसों की संख्या होती है तो आप बता दोगे रसों की संख्या 9 होती है साथियों। बाद में 2 रस को जोड़ करके इनकी संख्या 11 की गई है, लेकिन आयोग जो सही मान रहा अभी तक वो आपका क्या है, 9 है। तो आप बताओगे रसों की संख्या जो होती है वह आपकी क्या होती है, 9 होती है। अगला हम आप बात करेंगे, रसों की संख्या 9 हो गई। अगर कभी पूछे नाटक में रसों की संख्या, नाटक में ना रसों की संख्या कितनी होती है, तो नाटक में रसों की संख्या बता देना आपका कितना होता है, 8 होता है ना, 8 होता है। और अगर कभी पूछे भरत मुनि ने अपने रस में किसका उल्लेख नहीं किया था कि 9वां रस कौन सा है, अगर कभी कभी पूछता है आपका कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस आप बता दोगे कि वो आपका क्या है मित्रों, शांत रस है। समझ में आ गया? शांत रस जो है वो आपका क्या है, 9वां रस है। तो इन सारी चीजों को पहले इतना समझ लीजिए। फिर से आप सब देखिए, आप बात कर रहे हो रस का, तो सबसे पहला टॉपिक हमने बताया कि रस जो है वो आपका किस धातु से बना हुआ है, श्री धातु से बना हुआ है। भरत मुनि को हम आप रस का संस्थापक या रस का जनक माना जाता है। उन्होंने रस का उल्लेख अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया। इनके अकॉर्डिंग जो परिभाषा थी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अगला आपने पढ़ा कि किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वह हमारा क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। आप बात किए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या 9 होती है। अगला आपने पढ़ा कि नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया कि नाटक में रसों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। 9वां रस कौन सा रस जोड़ा गया, शांत रस को 9वां रस माना गया ना। देखिए, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है सारे के सारे टॉपिक आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। हम जितने भी आपको क्लास पढ़ाया गया है सारा का सारा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया है। मैं क्लास में उन्हीं चीजों को पढ़ाता हूं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। समझ में आ गया? तो इसलिए आप क्लास को अगर आप पढ़ोगे तो आप हर एक चीज को आपका क्लियर होगा और एग्जाम को अच्छे तरीके से आप पास कर सकते हो। समझ में आया? तो इसलिए ध्यान से समझा करिए। यहाँ पे आपने बात कर लिया, इतना रस कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। अब देखना, रस के अंग के बारे में पढ़ना है। आपने कहा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है, ये आपने ध्यान दिया। और रसों की संख्या 9 होती है, नाटक में रसों की संख्या 8 होती है। ये इतनी चीजों को आपने पढ़ लिया। यहाँ पे बात करते हैं रस के अंग के बारे में। जब तक हम लोग रस के अंग को न समझेंगे तब तक रस को क्लियर करना थोड़ा दिक्कत होता है। रस के अंग को समझो, इससे भी क्वेश्चन आता है। रस के अंग के बारे में अगर हम आप बात करें तो रस के अंग में
हम लोग 4 टॉपिक को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। देखिए रस से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आना एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आ जाए, व्हाट्सअप कर सकते हो, हमें समझ में आ गया। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। बार बार कहा जाता है ये चैनल आपका है, आपके लिए ही बनाया गया। इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे शुरुआत किए आप रस के अंग के बारे में। रस के अंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक आपका होगा रस के अंग में अस्थाई भाव। ये जानना जरूरी है, अस्थाई भाव इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, अस्थाई भाव के बाद आपका होता है यहाँ पे विभाव। विभाव के बाद हम लोग बात करेंगे अनुभाव होता है आपका, और इस अनुभाव के बाद आपका अगर ध्यान दिया जाए तो क्या होता है संचारी भाव। तो ये रस के अंग है, ध्यान देना। रस के अंग में आपने यही पढ़ा कि रस के अंग आपका कौन कौन सा है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और आपका क्या है संचारी भाव है। ये आपने इतना पढ़ लिया, तो याद करके रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, विभाव की कितनी होती है, अनुभाव की कितनी होती है और संचारी भाव की। आज की क्लास में केवल रस की परिभाषा और रस के अंग इन सभी के बारे में आप पढ़े हुए हो। तो कल की क्लास में हम लोग इस रस के अंग को पूरा का पूरा ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद आपको एक दिन में पूरा का पूरा रस विभाग में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने में समय लगेगा, तो आप इतना पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। हेलो साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों इस क्लास में हम आप बात करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ आपके लिए रस। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे रस के बारे में ना। थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ सुझाव है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया आप जब वीडियो को देखा करिए तो पूरा देखा करिए, ताकि हर एक चीज आपको समझ में आए ना। बहुत से बच्चों से कमेंट आता है या सूचना आती है कि क्लियर नहीं आ पाता। मैं आपको बता दूं कि घर गांव में होने के नाते यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है केवल आपके लॉकडाउन के ज्ञान के लिए है। वैसे हम संस्था में आपको मिलते रहेंगे ना। लॉकडाउन खत्म होगा तो आप संस्था में आओगे तो आपको फेस टू फेस पढ़ाया जाएगा। ये बच्चों के लिए कि जो घर में बैठे हुए हैं तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी करिए ना, और जल्द ही इस क्वालिटी को सुधारा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है रस। रस में हम लोगों को बात करना, रस से क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप सब ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर किया करिए ना। तो आज का आपका टॉपिक क्या है, रस। हम लोग पढ़ने वाले हैं रस के बारे में। यहाँ से देखिए आज की जो ये क्लास है इसमें हम रस के पहले आपको परिभाषा समझना है, रस की उत्पत्ति के बारे में जानना है, रस के कहने का मतलब पूरा का पूरा फंडामेंटल्स को आपको समझना है। तब उसके बाद हम रस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रस के अंग से भी क्वेश्चन आता है, रस के परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, और रस को पहचानने के लिए आता है, और रस प्रत्येक रस जो है उनके अस्थाई भाव को भी जानना है, क्योंकि एग्जाम में अधिकांशतः आपके अस्थाई भाव ही आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप पढ़ने क्या चल रहे हो, रस टॉपिक को हम आप पढ़ रहे हैं रस के बारे में। तो अगर सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए, पिछली बार यूपीपी का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आप सबके यहाँ आया हुआ था कि रस किस धातु से बना हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो रस किस धातु से बना हुआ है, इन सारी चीजों को समझना है। तो अगर क्वेश्चन आता है आप पढ़ रहे हो रस के बारे में कि रस किस धातु से बना हुआ है, तो आप बताओगे रस जो है वो आपका श्री धातु से। किससे साथियों, रस जो है वो आपका श्री धातु से बना हुआ है। चलिए आपने कह दिया रस जो है वो श्री धातु से बना हुआ है। अगर देखा जाए कवियों के अनुसार तो भरत मुनि जो थे, अगर हम बात करें तो भरत मुनि जो है इनको रस का संस्थापक माना जाता है। भरत मुनि को हम लोग रस का संस्थापक मानते हैं, और भरत मुनि ने जो रस का उल्लेख किया उनकी एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। क्या है साथियों,
उनकी पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र है, उन्होंने रस का उल्लेख जो किया किसमें किया, नाट्य शास्त्र में किया। आप पढ़ो रस के बारे में, हमने कहा रस जो है वो श्री धातु से बना हुआ है और रस का संस्थापक या रस का जनक अगर देखा जाए तो हम लोग किसे कहते हैं, भरत मुनि को कहते हैं। और भरत मुनि जो है इन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया। अब इस भरत मुनि के अनुसार अगर परिभाषा देखी जाए कि भरत मुनि के अनुसार समझिएगा परिभाषा क्या है ना, रस की परिभाषा इन्होंने क्या दिया, भरत मुनि ने कहा मित्रों की विभाव होता है हमारा ना, उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव, अनुभाव और भैया आपका क्या, संचारी भाव से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। संचारी भाव जो है इन सभी से मिलकर के क्या होता है, रस की उत्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा यहाँ पे कि भरत मुनि ने परिभाषा दिया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की उत्पत्ति। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन हुआ कि रस किस धातु से बना, तो आपने बताया रस जो है ये आपका श्री धातु से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ा कि भरत मुनि को हम लोग रस का जनक या रस का संस्थापक माना जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का क्या किया, उल्लेख किया। भरत मुनि के अनुसार परिभाषा आपने पढ़ा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है, ये आपने जान लिया। क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि भरत मुनि के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है, बहुत बार आता है। तो भरत मुनि के रस सूत्र में साथियों ध्यान देना, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है, अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं है। कहने का मतलब भरत मुनि ने अपने रस की परिभाषा में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। इतनी चीजें समझ में आ गई। तो आपने पढ़ा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। अगर आमतौर पे परिभाषा देखा जाए, अब आप बात करो रस के बारे में। रस का मतलब होता है कि कोई पाठक होता है और श्रोता होते हैं। आप कह सकते हो कोई मान लीजिए श्रोता ही है या पाठक है, कोई पाठ को पढ़ने वाला है। तो जब हम कभी कभी किसी भी काव्य खंड को पढ़ते हैं हम आप, तो हमारे मन में कोई ना कोई भावनाएं उत्पन्न होती हैं ना। अगर देखा जाए तो अगर कभी कभी आप कोई काव्य खंड को पढ़ते होंगे तो आपको लगता है कि इसमें गुस्सा का वर्णन है, या कभी कभी कोई काव्य खंड पढ़ते होंगे तो आपको लगता है कि इसमें दुख का वर्णन है, क्रोध का वर्णन है, घृणा का वर्णन है। तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से, अगर रस की परिभाषा देखी जाए तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से अथवा सुनने से, किसी भी काव्य खंड को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद का मतलब जो आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो इस रस का मतलब अगर देखा जाए तो रस का मतलब ही क्या होता है भैया, आनंद होता है। समझ में आ गया, जो आप आनंद किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से प्राप्त करते हो। तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी को हम आप क्या कहते हैं, रस कहते हैं। समझ में आ गया। तो रस भरत मुनि के अनुसार अगर परिभाषा के बारे में जानोगे तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। और अगर वैसे परिभाषा हम आप समझें तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होगी वह हमारा क्या होता है, रस होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि रसों की संख्या होती है। क्वेश्चन आप सबके यहाँ आता है कि रसों की संख्या होती है। अगर पूछे कि रसों की संख्या होती है तो आप बता दोगे रसों की संख्या 9 होती है साथियों। बाद में 2 रस को जोड़ करके इनकी संख्या 11 की गई है, लेकिन आयोग जो सही मान रहा अभी तक वो आपका क्या है, 9 है। तो आप बताओगे रसों की संख्या जो होती है वह आपकी क्या होती है, 9 होती है। अगला हम आप बात करेंगे, रसों की संख्या 9 हो गई। अगर कभी पूछे नाटक में रसों की संख्या, नाटक में
ना रसों की संख्या कितनी होती है, तो नाटक में रसों की संख्या बता देना, आपका कितना होता है, 8 होता है ना, 8 होता है। और अगर कभी पूछे भरत मुनि ने अपने रस में किसका उल्लेख नहीं किया था कि 9वां रस कौन सा है, अगर कभी कभी पूछता है आपका कि 9वां रस कौन सा है, तो 9वां रस आप बता दोगे कि वो आपका क्या है मित्रों, शांत रस है। समझ में आ गया, शांत रस जो है वो आपका क्या है, 9वां रस है। तो इन सारी चीजों को पहले इतना समझ लीजिए। फिर से आप सब देखिए, आप बात कर रहे हो रस का, तो सबसे पहला टॉपिक हमने बताया कि रस जो है वो आपका किस धातु से बना हुआ है, श्री धातु से बना हुआ है। भरत मुनि को हम आप रस का संस्थापक या रस का जनक माना जाता है। इन्होंने रस का उल्लेख अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किया। इनके अकॉर्डिंग जो परिभाषा थी, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है। अगला आपने पढ़ा कि किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से अथवा सुनने से पाठक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वह हमारा क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। आप बात किए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो रसों की संख्या 9 होती है। अगला आपने पढ़ा कि नाटक में रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपने बताया कि नाटक में रसों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। 9वां रस कौन सा रस जोड़ा गया, शांत रस को 9वां रस माना गया ना। देखिए, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं सारे के सारे टॉपिक आपके लिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट हैं। हम जितने भी आपको क्लास पढ़ाया गया है सारा का सारा परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पढ़ाया गया है। मैं क्लास में उन्हीं चीजों को पढ़ाता हूं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, और एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। समझ में आ गया, तो इसलिए आप क्लास को अगर आप पढ़ोगे तो आप हर एक चीज को आपका क्लियर होगा और एग्जाम को अच्छे तरीके से आप पास कर सकते हो। समझ में आया, तो इसलिए ध्यान से समझा करिए। यहाँ पे आपने बात कर लिया, इतना रस कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। अब देखना, रस के अंग के बारे में पढ़ना है। आपने कहा कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से क्या होती है, रस की उत्पत्ति होती है, ये आपने ध्यान दिया। और रसों की संख्या 9 होती है, नाटक में रसों की संख्या 8 होती है। ये इतनी चीजों को आपने पढ़ लिया। यहाँ पे बात करते हैं रस के अंग के बारे में। जब तक हम लोग रस के अंग को न समझेंगे तब तक रस को क्लियर करना थोड़ा दिक्कत होता है। रस के अंग को समझो, इससे भी क्वेश्चन आता है। रस के अंग के बारे में अगर हम आप बात करें तो रस के अंग में हम लोग 4 टॉपिक को मुख्य रूप से पढ़ेंगे। देखिए, रस से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा आना एग्जाम में, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आप पूरा ध्यान से पढ़िए। कोई दिक्कत होगा आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आ जाए, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमें समझ में आ गया। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए। बार बार कहा जाता है ये चैनल आपका है, आपके लिए ही बनाया गया। इस परिवार में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे शुरुआत किए आप रस के अंग के बारे में। रस के अंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक आपका होगा रस के अंग में अस्थाई भाव। ये जानना जरूरी है, अस्थाई भाव इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, अस्थाई भाव के बाद आपका होता है यहाँ पे विभाव। विभाव के बाद हम लोग बात करेंगे अनुभाव होता है आपका, और इस अनुभाव के बाद आपका अगर ध्यान दिया जाए तो क्या होता है, संचारी भाव। तो ये रस के अंग है, ध्यान देना। रस के अंग में आपने यही पढ़ा कि रस के अंग आपका कौन कौन सा है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और आपका क्या है, संचारी भाव है। ये आपने इतना पढ़ लिया, तो याद करके रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, विभाव की कितनी होती है, अनुभाव की कितनी होती है और संचारी भाव की। आज की क्लास में केवल रस की परिभाषा और रस के अंग, इन सभी के बारे में आप पढ़े हुए हो। तो कल की क्लास में हम लोग इस रस के अंग को पूरा का पूरा ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद आपको एक दिन में पूरा का पूरा रस विभाग में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने में समय लगेगा, तो आप इतना पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा क्वेश्चन पूछिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।